नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। खबर आ रही है जहां पर शाहाबाद के पास नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने ब्लॉक किया। रास्ते से न हटने पर अड़े किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी यहां पर किया है। वाटर कैनन के जरिए भी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किसान और पुलिस जो है वो इस तरह से आमने सामने आ गए। किसान काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में काफ़ी देर तक किसानों और पुलिस के बीच जो है इस तरह का आमना सामना जारी रहा। प्रदर्शनकारी किसान जो है वो सूरजमुखी की फसल के एमएसपी के तहत खरीदे जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भावांतर योजना के तहत 4800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी को खरीदने का फैसला लिया है। योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 1 क्विंटल पर किसानों को कुल 5800 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान उसी रेट में खरीदने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 जो है उसे ब्लॉक कर दिया था। एमएसपी पर सूरजमुखी की जो फसल है उसे खरीदे जाने की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं और बड़ी तादाद में किसान NH 44 पर इकट्ठे हुए थे और इस तरह से पुलिस और किसान जो है वो आपस में खींचतान करते हुए भी नजर आए। और एक और बड़ी खबर आ रही है एम्स अस्पताल से जुड़ी हुई। एम्स के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बार फिर से हमले की कोशिश हुई है। एक बार फिर से उसे हैक करने की कोशिश हुई। आज दोपहर के बारे में बताया जा रहा है कि आज दोपहर की बात है जब एम्स के सिस्टम पर साइबर हमले की जो कोशिश है वो की गई। एम्स की साइबर सुरक्षा टीम ने हमले को नाकाम कर दिया। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इस तरह की घटना जो है वो पिछले साल सामने आई थी जब एम्स का जो साइबर सिस्टम है वो हैकर की चपेट में आ गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार यहाँ पर जुड़ रहे हैं। परिमल, यहाँ पर बड़ी राहत ये है कि साइबर सुरक्षा टीम जो है उसने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन पूरी खबर बताएं विस्तार से। देखिए, दरअसल एम्स ने अभी जानकारी दी है, लेकिन पुराने समय से संदर्भ से जोड़ना इसको बहुत ज़रूरी है अदिति, क्योंकि हमने देखा था कि नवंबर में जब साइबर अटैक हुआ था यहाँ पर एम्स के सिस्टम पे, तो फिर 15-20 दिनों तक की परेशानी बढ़ी थी मरीजों की और एम्स की भी परेशानी बढ़ी थी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि उस वक्त भी NIC वगैरह और बाकी टीम वगैरह को उसमें शामिल किया गया था और उस वक्त भी ये कहा गया था कि फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। तो एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश की हुई है। मालवेयर जो उसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसके जरिए आमतौर पे जो साइबर हमलावर होते हैं वो हमला करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पुराने वक्त में हमने सिस्टम को इतना दुरुस्त बनाया है जिससे उस हमले को टाला जा सका, यानी उसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ा, वेबसाइट पे भी नहीं पड़ा और साथ में जितनी फैसिलिटीज होती है एम्स की वहीं पर कहीं पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बार बार ये दूसरा मौका है जब 6 महीने के भीतर 7 महीने में दूसरी बार ये हमला हुआ है एम्स के पूरे सिस्टम पे। तो एक बड़ा डाटाबेस होता है एम्स पे, जो आस्था है, भरोसा है, वो एक बड़ी तादाद है मरीजों की। रोजाना करीब 14,000-15,000 फुटफॉल है एम्स में, जो अलग अलग कोने से देश यहाँ पर एम्स में आते हैं। तो पुराने वक्त में उगाही की भी बात थी, कुछ पैसे भी मांगने की बात थी जो हमारे सोर्स ने उस वक्त में बताया था, लेकिन उसको दुरुस्त कर दिया गया उस सिस्टम को और इस हिसाब से बनाया गया है कि इस बार जो हमला हुआ उसको टाला गया और उससे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। उधर IT मंत्री जो है उन्होंने भी कहा है कि ये साइबर हमला नहीं है और फिलहाल सब कुछ यहाँ पर ठीक है। एम्स की जो हॉस्पिटल सर्विस है उस पर हमले का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से परिमल ने बताया कि इसका काफ़ी बड़ा असर हमने पिछले साल देखा था जब इस तरह की घटना जो है वो नवंबर के महीने में पेश आई थी। आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए लगातार अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब वो कल लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले। केजरीवाल राज्यसभा में बिल आने पर उसके खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इससे पहले वो ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पर सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए। कल अरविंद केजरीवाल आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के और भी नेता लोग मौजूद रहेंगे। क्या इशू रहने वाला है कल के दिन? देखिए, जो सामने आ रही हैं बातें, दिल्ली सरकार लगातार
एक चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन रही है। कल क्या बैठक में होगा ये कह पाना मुश्किल है आज, क्योंकि कल जब बैठक होगी इसके बाद मैं बता सकता हूँ किन बिंदुओं पे बात होगी। और इधर एक और खबर भोपाल से आई है, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि बजरंग सेना जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दामन थामती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो भी किया गया। कमलनाथ की मौजूदगी में ये फेरबदल जो है वो हुआ है। पहलवानों की बात करते हैं। पहलवानों के मुद्दे पर कई बातें कही गई, पहलवानों पर आरोप भी लगे, लेकिन अब बजरंग पुनिया सामने आए और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से पहलवानों की कोई सेटिंग नहीं हुई है। बजरंग पुनिया का यहां पर कहना है कि पहलवानों का आंदोलन चलता रहेगा। पुनिया ने एनडीटीवी को बताया कि गृहमंत्री से मुलाकात में भी उन्होंने बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी का मुद्दा जो है वो उठाया है। ये भी बात उठ करके आ रही है सामने कि आप लोग गृहमंत्री से रात में मिले, शनिवार को मिले? जी मिले थे, खिलाड़ी मिले, कोचेज भी थे, मिले थे। इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने पीछे से सेटिंग कर ली है, अब आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई गृहमंत्री से मुलाकात हो गई, इनकी बातचीत हो गई, अब देखो ये लोग घर बैठ गए हैं। तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, इन्होंने सेटिंग कर ली, पीछे सारी बात बन गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग नहीं है। और जो सरकार की जो बातें थी नहीं तो खिलाड़ी सहमत है उस चीज़ से, और जो खिलाड़ियों ने जो चीज़ बोली है सरकार भी उसमें कहीं एग्री दिखाई नहीं दे रही है। गृहमंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो आपने तो बताया नहीं हमें। देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक, ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने। तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट से पीछे कदम ले लिए हैं। और उधर बजरंग पुनिया ने इस खबर का भी खंडन किया है कि नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है। बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं और वो भी एक महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है, उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र, हाँ सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र ही चल रहे हैं जी। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे? उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है, तो हमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे, जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया बिल्कुल, कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है, ओखला स्थित बाटला हाउस इलाके से 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। दोनों शव गोदाम के अंदर बॉक्स में रखे हुए मिले हैं। एक बच्चे की उम्र 8 साल और एक
दूसरे की उम्र जो है वो 6 साल बताई जा रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इन बच्चों को लेकर मिल रही है और इनके माता पिता को लेकर कोई जानकारी? देखिए, इन बच्चों के शव आज शाम को एक गोदाम है ओखला में, माफ करिए जामिया नगर में, वहां पर बटला हाउस इलाका है, वहां पर मिले हैं। और एक बच्चे की उम्र करीब 8 साल है, जबकि जो बच्ची है उसकी उम्र 6 साल है। इनके जो शव थे वो एक बॉक्स के अंदर रखे हुए थे और वहां से पीसीआर कॉल हुई, फिर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को अपने कब्जे में लिया और दोनों बच्चों के शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। जांच में जानकारी मिली है कि जो बच्चों के पिता हैं वो वहीं पर चौकीदार हैं और नेपाली मूल के नागरिक हैं, तो उनके पिता से भी पूछताछ चल रही है और पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है उसको देख रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना हुई, किन हालात में बच्चों के शव यहाँ पर पहुंचे, ये पूरा मामला क्या है। तो दिल्ली पुलिस अभी पूरे इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन काफी चौंकाने वाला मामला कि 2 बच्चों के शव एक बॉक्स में पड़े मिले हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही कि आखिर बच्चों को किस तरह से यहाँ पर लाया गया और क्या हत्या के बाद उनके शव रखे गए, तो यह भी पूरी जांच चल रही है। बिल्कुल मुकेश, अगर संक्षेप में बता सके, ये जो गोदाम था जहां पर बच्चों के शव मिले, उस गोदाम को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी बहुत डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं क्योंकि कुछ देर पहले की घटना है और लोकल पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। तो अभी जो लोकल पुलिस है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करके, बच्चों के जो पिता हैं उनसे पूछताछ करके इस पूरे मामले की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसको बढ़ा रही है। तो कुछ और देर में बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और ये पता लगा रही है आखिर किन हालात में बच्चे यहाँ पर पहुंचे और बच्चों के जो शव हैं वो बॉक्स के अंदर कैसे पहुंचे। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक दुखद खबर दिल्ली के ओखला स्थित बाटला हाउस से, जहां पर 2 बच्चों के शव बरामद हुए और गोदाम के अंदर बॉक्स में रखे हुए मिले हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।